रिसर्च पे हम लोग जो है बात करेंगे आज, ठीक है। रिसर्च में कुछ टर्म्स प्रयोग होते हैं, वो क्या क्या है हम लोग के सिलेबस में भी। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है जो कि, तो उसमें भी हम लोग को कुछ टर्म्स मिलते हैं, जैसे एजम्पशन, रिसर्च पैराडाइम, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म, मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये सब वर्ड जो हम लोग को सिलेबस में देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या मतलब होता है इन सब चीजों का, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च में यूज होती है, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक करके उन सब चीजों को जानेंगे। इन सब पर कैसे क्वेश्चन होता है, असर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चन आता है के फॉर्मेट में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आज रिसर्च मेथड वाले कॉपी में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। उसी में लिख रहे हैं सर। ठीक है। तो रिसर्च पैराडाइम में हम लोग देखते हैं, सही सर, बेसिक टर्म्स में एक टर्म आता है रिसर्च पैराडाइम, ठीक है। इसको पैराडिग्म लिखते हैं, पढ़ते हैं पैराडाइम, ठीक है। तो अब रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, एक तरीके से समझिए इसको, दृष्टिकोण। हमारा रिसर्च कौन से दृष्टिकोण को अपनाता है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च पैराडाइम, ठीक है। क्या इसका अप्रोच है, तो रिसर्च पैराडाइम में क्या क्या चीजें आती है। अप्रोच ऑफ रिसर्च, इसके लिए एक शब्द है रिसर्च पैराडाइम, कि हमारे रिसर्च का क्या अप्रोच है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, किस प्रकार का है ना। इसमें क्या क्या चीज होता है, रिसर्च पैराडाइम में फिलोसफी भी होती है, ठीक है, दर्शन, क्योंकि क्या है दृष्टिकोण है, तो एक सर्टेन वे में देखने का तरीका होगा, लॉजिकल वे में होगा या थाउटफुल एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करेंगे। और पैराडाइम मतलब क्या है, दृष्टिकोण है, तो एक तरीके से ये क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज। हमें रिसर्च में क्या क्या चीजें लगानी है, तो जैसे नहीं कहते हैं, जैसे रिलीजन क्या है, रिलीजन एक पैराडाइम है, ठीक है। इसका अपना एक दृष्टिकोण है, अपनी एक फिलॉसफी है, अपना सेट ऑफ वैल्यूज है। उसी प्रकार रिसर्च पैराडाइम भी जो है, ये पर्टिकुलर फील्ड में इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है, बिलीफ। अब रिसर्च पैराडाइम के ही कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे पोस्ट पॉजिटिविज्म है, एम्पिरिसिज्म है, रैशनलिज्म है, ये सारी चीजें आती है उसमें। कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिविज्म है। तो टाइप्स को हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं, पहले देखते हैं कि रिसर्च पैराडाइम को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। सेट ऑफ वैल्यू यानी रिसर्च करने का एक दृष्टिकोण हो गया, जिसमें सारी कुछ होंगे। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज का मतलब होता है जो आपके आदर्श हैं, ठीक है। रिसर्च में किन आदर्शों, किन नियमों और किन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ वैल्यू। यही सब क्वेश्चन ऐसा इन सब इलाके से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं कंफ्यूज होइएगा, इसीलिए इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कट टू कट चीजें नहीं है न्यूरो के तरफ।
या फिर कॉग्निटिव की तरह की जो जैसा है बिल्कुल वैसा साइंस की तरह इजीली समझ में आ जाता है। थोड़ा-सा जो है ना ध्यान दे के समझना होगा क्योंकि फिलॉसफिकल नेचर की चीज़ें हैं ये। फिलॉसफी क्या है आसानी से समझा जाने वाला विषय नहीं माना जाता है। फाउंडेशनल असम्पशन यानी मूलभूत अवधारणाएँ। अवधारणाएँ क्या होती हैं? ठीक है? अवधारणाएँ बेसिकली असम्पशन क्या है? बिलीफ है एक तरीके का। सर ए असम्पशन डबल एस के बाद क्या लिखे हैं? यूएम। असम्पशन यानी मूलभूत अवधारणाएँ, जिन अवधारणाओं पे हमारा रिसर्च या जो मेथड है, जो प्रक्रियाएँ हैं, वो टिकी होती हैं। तो जैसे नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है? और मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज हम लोग देखे थे बहुत शुरू में कि नॉलेज को कैसे गेन करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हमने देखे थे, है ना? तो उन मेथड्स को जब हमने देखा, तो मेथड्स क्या बना रहे थे? हम जो रिसर्च प्रोसेस करते हैं, उसके मूलभूत अवधारणाओं में क्या था? कि लास्ट में हम लोग देखे थे उसमें एम्पिरिकल मेथड था, पहला मेथड था मेथड ऑफ जिसमें 4 मेथड्स में से एक था आपका मेथड ऑफ अथॉरिटी था, अथॉरिटी के द्वारा जानते हैं। एक था मेथड ऑफ टेनासिटी यानी बिलीफ के द्वारा हम लोग जानते हैं। एक था मेथड ऑफ लॉजिक, लॉजिक और रीज़न के द्वारा जानते हैं और चौथा क्या था? साइंटिफिक मेथड था, जिसको हम लोग एम्पिरिकल कहते हैं, ऑब्जर्वेशन का मेथड, एक्सपेरिमेंट का मेथड। तो कोई भी रिसर्च दृष्टिकोण होता है, उसके पीछे क्या होती है? कुछ असम्पशन्स होती है कि जो नेचर ऑफ रियलिटी है, जैसे नेचर ऑफ रियलिटी का क्या मतलब है? जो रियलिटी है हमारे आँखों के सामने, ठीक है? जो वास्तविकता है, उस वास्तविक क्या वास्तविकता है और उस वास्तविकता को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं? ये कहाँ चला गया? ये चला गया फिलॉसफी में। जैसे वास्तविकता क्या है? जो इंद्रियों से हम देख पा रहे हैं वही वास्तविकता है। इसको माने तो इस चीज़ को मान करके हम लोग आगे चल रहे हैं कि रिसर्च में वही चीज़ें करेंगे जो सेंस से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब अगर सेंस से नहीं देख सकते हैं, तो जो चीज़ें सेंस से नहीं देखी जा सकती हैं, उसको पता करने का क्या तरीका होगा? उसको पता करने का तरीका होगा कि कोई डिवाइसेज़ होंगी। अब जैसे थर्मल कैमरा आप लोग देखे होंगे नेट पे, है ना? थर्मल कैमरा जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं हम। वो जैसे कैमरा में फ़ोटो आता है ना, तो उस कैमरा में अलग-अलग टेम्परेचर की वीडियो दिखाई पड़ती है। जिस चीज़ की टेम्परेचर ज़्यादा होती है, गर्म होती है, वो चीज़ लाल और येलो पे दिखाई पड़ती है और जो चीज़ ठंडा होता है, वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। तो पूरे रात में अगर आप थर्मल कैमरा खोल दीजिएगा, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कहाँ पे क्या है। अब जो जीव होगा, उसका शरीर गर्म होता है, तो वो लाल कलर का दिखाई पड़ेगा। कहा जाता है कि रात में शिकार करने वाले जानवरों की आँखों में जो है ना थर्मल विज़न होता है। वो गर्मी से जो है देख लेते हैं अंधेरे में भी जानवरों को, ठीक है? तो जो उनको थर्मल विज़न से इक्विप्ड होते हैं, रात में उन लोग का थर्मल विज़न एक्टिवेटेड हो जाता है, जो हम इंसानों की आँखों में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मल कैमराज़ हैं। कोई जगह कितनी गर्म है, मान लीजिए कि दीवार है, ठीक है? दीवार या फ्लोर के अंदर जो है कुछ मशीनरी छुपी हुई है और वो चालू है, टेम्परेचर हीट जनरेट करेगी, थर्मल कैमरा से देखेंगे, दीवार की जगह जहाँ पे अंदर हीट ज़्यादा होगा, वो इलाका लालपन लिए हुए दिखाएगा। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रियलिटी है, वो सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं है। सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं है मतलब साफ साफ नहीं दिख रही है, लेकिन एक डिवाइस की मदद से हम लोग देख रहे हैं। तो यही है कि नेचर ऑफ रियलिटी, मेथड ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ये सब चीज़ें सेट की जाती है शुरुआत में। जैसे कोई एक रिसर्च का दृष्टिकोण है, जैसे अलग-अलग दृष्टिकोण है, सब में हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे वैरी कर रहा है आगे। पहले ये चीज़ें देखते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है गाइडेंस, निर्देशन, ठीक है? ये जो आपकी फ़िलॉसफ़ी है, ठीक है? कहते हैं ना कि जीवन को देखने का आपका क्या फ़लसफ़ा है, क्या फ़िलॉसफ़ी है।
कुछ लोगों का है कि 4 दिन की जिंदगी है, मौज करो, घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, मर जाओ। तो वो फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या करती है? आपके जीवन को गाइड करती है। आपकी सोच, आपके जीवन, आपके एक्शंस को गाइड करती है। तो आपकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, आपका जो मूलभूत अवधारणा है, वो क्या करेगा? गाइड करेगा आपके रिसर्च को, ठीक है, कि किस तरीके से आप स्टेप्स लेंगे एक्शन के लिए। तीसरा पार्ट वही है एक्शन का, मेथोडोलॉजी। सर नहीं आ रहा है क्लियर क्लियर समझ में? आएगा आगे समझ में। ये 3 चीजें है ना फाउंडेशनल। जैसे अलग अलग तरह के दृष्टिकोण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा यही 3 चीजों में परिवर्तन होगा। फाउंड जो किसी रिसर्च की बेसिक अवधारणाएं जो होंगी ना, मूल अवधारणाएं जिन पर वो टिका होगा, वो अलग होंगी। किसी में निर्देशन क्या होगा? अलग होगा। और किसी में मेथोडोलॉजी अलग होगी। मेथोडोलॉजी तो अलग होती ही है अलग अलग रिसर्च में, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोले सर? गाइडेंस, निर्देशन, मतलब जिस तरीके का आपका फाउंडेशन रहेगा रिसर्च का, जो आधार रहेंगे, उसी आधार पे ना आप आगे बढ़ेंगे, तो वो गाइड करता है। और तीसरी, उस आधार पे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? मेथोडोलॉजी बनाएंगे कि इस तरीके से हमको किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है, एकदम स्थिर से सुनिएगा, उकताइएगा मत और हड़बड़ाइएगा भी नहीं। एकदम रूट है ये सब रिसर्च मेथड का। जिसने इन चीजों को समझ लिया उसको रिसर्च मेथड में आगे कहीं पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई चीज क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, इसका आधार क्या है, इस तरह की चीजों को करने में। और जिसने ये चीजें नहीं समझी उसको फिर नॉलेज के सहारे रहना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो चलिए, 3 मेन टाइप्स कहा गया है। मेन टाइप्स है, हालांकि और भी टाइप्स है, मुख्य प्रकार है ना, ऑल टाइप्स नहीं, मेन टाइप। जिसमें पहला है, ये रख देते हैं इसको नाम, ठीक है, रियलिज्म। इसको क्या कहते हैं? यथार्थवाद। यथार्थवाद, ठीक है, रियलिज्म। रियलिज्म क्या करता है? इसका कीवर्ड क्या दिख रहा है आप लोग को? रियल, मुख्य जो शब्द है ना, वो क्या है? रियल। रियल फ्रूट जूस वाला रियल नहीं, असल जिंदगी वाला रियल, ठीक है। यथार्थवाद। अब यथार्थ क्या है? जो ऑब्जेक्टिव है, जो सबको दिख रहा है, वही तो यथार्थ है। जो केवल हमको दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा है, और हम बोलेंगे कि ऐसा है, तो मानेगा क्या? जो हमको समझ में आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा है, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, तो समझ जाएगा क्या? नहीं समझेगा। तो यथार्थवाद जो है क्या है? रियलिज्म एक टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, हम लोग बात किए थे इसमें फाउंडेशनल एजम्पशंस में, एक चीज आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कैसे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। ये भी लिख ही देते हैं, लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। कैसे नॉलेज पाया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पर चर्चा होती है इसमें मूलभूत अवधारणाओं में। तो यथार्थवाद में भी ये चीज को लाते हैं कि कैसे नॉलेज पाया जाएगा। तो कैसे पाया जाएगा? बाहरी सोर्सेज से पाया जाएगा, क्योंकि यथार्थ की बात है ना। क्या पता हम अपने आप के नॉलेज को देख रहे हो तो वो मनगढ़ंत हो, मेरा सब्जेक्टिव नॉलेज है। तो सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाहरी स्रोत से नॉलेज, नॉलेज का मतलब डेटा जो कलेक्ट करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, जो चीज हमको जाननी है वो, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो इसमें मेन चीज क्या है? बाहरी। अब इसको एक चीज समझिए, क्यों रियलिज्म का एक अच्छा
गुण क्या है, क्यों रियलिज्म को यूज करें? क्योंकि ये जो है ना इंटरनल बायस को कम करने में मदद करता है, यानी सब्जेक्टिव बायस। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिनिष्ठता, आपका जो अपना वो चीजें, अब मतलब खुद का ज्ञान, खुद के बिलीफ जो पॉल्यूट करती है, पॉल्यूशन करती है आपके नॉलेज को, वो क्या होगा, कम होगा। सब्जेक्टिविटी कम होगा और ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हैं? रियलिज्म में इस तरह का जब हम लोग मेथड का यूज करेंगे, बाहरी स्रोत से, अदर लोगों से एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये क्या मान के चलता है कि नॉलेज का आधार क्या है, बाहरी दुनिया, बाहरी सोर्स है, वहां से नॉलेज आता है, अंदर से नॉलेज नहीं आता है। उसको फिर से रिपीट कर दीजिए तो सर, सब्जेक्टिविटी को और ऑब्जेक्टिविटी को। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है। यानी व्यक्तिगत जो चीजें हैं, व्यक्तिनिष्ठता, है ना। जैसे कर्तव्यनिष्ठ एक वर्ड है, जो कर्तव्य के प्रति प्रेरित हो, अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो, कर्तव्य को करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या, जिसमें फोकस व्यक्ति पे हो, उसके निजी अनुभवों पर हो, उसके निजी नॉलेज पर हो, और वही निजी अनुभव और निजी नॉलेज यानी निजता जो है आपके जानकारी का आधार बन रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। लेकिन जो सब्जेक्टिव चीजें हैं, जैसे अब फीलिंग है, ठीक है, प्रेम के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, ये तो सब्जेक्टिव चीज है आपका। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके प्रति जो सोचते होंगे पूरी दुनिया वही सोचती होगी। तो आपकी जो जानकारी का, प्रेम के प्रति जो आपका भाव है, जो जानकारी है, जो समझ है, उसका सोर्स क्या है, आप हैं, व्यक्ति हैं। तो वो हो गया सब्जेक्ट, वही चीज हो गई, इसी घटना को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। और वस्तुनिष्ठता क्या हो गई, जो सबको लगता है, ठीक है। तो जो सबको लगता है, जो बाहर से सहज दिखता है, ठीक है। जैसे लड़कियों की शारीरिक संरचना, पुरुष और पुरुषों की शारीरिक संरचना, दोनों में अंतर है, ठीक है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचना में अंतर है। अब ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ये क्या है कि सबको दिखाई पड़ता है, बाहर से दिखाई पड़ता है ना। क्लियर कट जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अंदरूनी बात है, कुछ व्यक्तिगत अपना निजी ये चीज है, निजी अनुभव के लिए कोई जगह नहीं, तो सब जानता है कि दोनों के शारीरिक जैविक बनावट में क्या है, अंतर है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, सूरज क्या है कि एक तारा है, बर्निंग, और तारा क्या होता है, बर्निंग गैस जो होता है, जलती गैसों का एक गुच्छा, एक पिंड है जो जलती हुई गैसों से बना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सूरज। तो ये क्या है, ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। लेकिन जॉन एलिया एक पोएट है, तो उनके कविताओं का भावार्थ, उनकी रचनाओं का अर्थ और उसकी प्रासंगिकता, ये क्या होगा, ये इसके ऊपर जो आपका नॉलेज होगा वो सब्जेक्टिव नॉलेज होगा, ठीक है। क्या लगता है आपको कि किसी बिरयानी को किस किस तरीके से बनाया जाए जो कि वो बेहतरीन बनती है, अब आपको क्या लगता है और आपको क्या बेहतरीन लगता है, ये किस पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है, वही चीज हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम लोग रियलिज्म यानी रियलिस्ट व्यू पॉइंट से चीजों को देखते हैं, तो वो कब देखेंगे हम लोग, तब देखेंगे जहां पर जिस रिसर्च में या जिस प्रश्न के उत्तर की खोज में हमें लगेगा कि अगर अपना या किसी अन्य के निजी अनुभवों को हमने प्राथमिकता दी, उसके निजी विचारों को, उसकी निजता को हमने प्राथमिकता दी, है ना, व्यक्ति से रिलेटेड चीजों को प्राथमिकता दी, तो हमें अपना ट्रुथ नहीं मिल पाएगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे रियलिस्ट वाला अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। रियलिज्म का हम लोग उपयोग करते हैं वहां पे। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रियलिज्म में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें से कौन सही है कौन गलत है, चार ऑप्शन दे देगा, बोला जाएगा
कि रियलिज्म में जो है ना सब्जेक्टिविटी बायस का खतरा कम रहता है। बायस का मतलब होता है पक्षपात। लिख देते हैं हम, एक सेकंड। पक्षपात का मतलब क्या है? आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, जो सही चीज है वो आप नहीं कर रहे हैं, आप एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं, जो कि ट्रुथ के लिए खतरनाक है। और हम लोग क्या है? हम लोग ट्रुथ को फाइंड करने वाले लोग हैं, बंदे हैं हम ट्रुथ के, हम पे किसका जोर। रिसर्च मेथड के सूरज निकले चारों ओर। ठीक है, तो ये वाला हिसाब है हम लोग का। तो बायस जो है, सब्जेक्टिविटी बायस। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, रियलिज्म या रिसर्च के रियलिस्ट पैराडाइम में, शब्द कोई भी हो सकता है, ठीक है, पैराडाइम जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच में, यथार्थवाद में, रियलिस्टिक रिसर्च पैराडाइम में, रियलिस्टिक रिसर्च डिजाइन में, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट वाले रिसर्च टाइप में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन उसमें रियलिज्म या रियलिस्टिक वर्ड जरूर रहेगा, तो उससे आपको पकड़ना है, ठीक है। या हिंदी में यथार्थवाद जो है ये चीज रहेगी। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग पकड़ेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, और उसमें यही पूछा जाएगा कि किसमें जो है, इसमें सब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी बायस का खतरा कम रहता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सब्जेक्टिविटी बायस का खतरा ज्यादा रहता है। ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिविटी बायस इससे रियलिस्टिक रिसर्च डिजाइन से हमारे रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। और चौथा, ऑब्जेक्टिविटी में कमी होती है। अब चारों में से वही पूछा जाएगा कि इनमें कौन कौन से सही है, ए केवल ए बी या सी, ए या सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं नेट में, इसी फॉर्मेट में यूजुअली, तो इस तरीके से आपको चीजें पूछी जाती है। ये चीजें क्या है, समझ को, इसीलिए नेट को भले ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का एग्जाम समझा जाता है, लेकिन वो दरअसल ऑब्जेक्टिव है नहीं एग्जाम, ठीक है, वो एग्जाम सब्जेक्टिव ही है। वो आप डीप में उतर करके, ठीक है, आप आपके नॉलेज और आपके अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट है वो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या होता है, लाल किला किसने बनवाया, है ना, ताजमहल किसने तुड़वाया, शाहजहां की बेटी का, भगनी का, ससुर का क्या नाम था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, वो क्या होते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिविटी की डिमांड करते हैं, पर ये एग्जाम क्या है, सब्जेक्टिविटी की डिमांड कर रहा है। लेकिन फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों को हम लोग एक ही समझते हैं। आप लोग को एक नहीं समझना है। एमसीक्यू हम लोग क्या करते हैं, नेट में एमसीक्यू बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं हो। नेट के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन वाला। तो कुछ लोग ना इसको गलत वे में लेकर के समझ करके कि नेट जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसमें तो पूछना चाहिए आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन, तब ना पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। तो पहले होता भी था ऐसे, बहुत पहले जब नेट हुआ करता था तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, जैसे यूपीएससी में होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव फॉर्मेट, लॉन्ग आंसर वाला फॉर्मेट। अभी हम लोग का क्या है, नेट में सब्जेक्टिव है पर एमसीक्यू फॉर्मेट हम लोग चल रहे हैं, सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू, ठीक है, नेट। इसको मिटा देते हैं, इसका यहाँ क्या काम है। तो हमने समझा इन चीजों को। अब आते हैं वापस हम लोग रियलिज्म पे। तो इस तरीके से रियलिज्म में क्वेश्चन बना, जो कि हम लोग देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आते हैं नेट में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है दूसरी एक चीज आती है, इसको बी कह के हम लोग जानेंगे। उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कीवर्ड उसमें रियल दिखा था, यहाँ क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट।
ये बंदूक काला क्यों हो गया है लाइफ में? ठीक है, यहाँ दिख रहा है हम लोग को कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट से आप लोग परिचित हैं रिसर्च में, लेकिन वो वाला कंस्ट्रक्ट नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की का अर्थ जो है, उसका जो मतलब बताया जा रहा है वो है बनाना। ठीक है, संरचना, रचना करना, संरचना करना या निर्माण करना या बनाना। ठीक है, हिंदी वाला बनाना। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि बनाना, निर्माण करना, संरचना, ये चीज पे अर्थ है। तो अब क्या है, इसका समझिए कि रियलिज्म का जस्ट उल्टा है कंस्ट्रक्टिविज्म। चीजों को हम बना रहे हैं, बनावटी कर रहे हैं। मतलब क्या है कि चीजें है नहीं बाहर, हम कैसे देख रहे हैं। जैसे हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या होता है, हमारे मानसिक बनावट की उपज है। हमारा जो दृष्टिकोण है, हम कैसे चीजों को देख रहे हैं। तो ये क्या है, जहां तक इस वाले में हम लोग रियलिज्म में देखते हैं कि सब्जेक्टिविटी डाउन है और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अप है। यानी कि ऑब्जेक्टिविटी को वरीयता दी जा रही है। तो इसको हम लोग जो है कहते थे रियलिस्ट अप्रोच। और यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा है, सब्जेक्टिविटी को वरीयता दी जा रही है। सब्जेक्टिविटी को वरीयता दी जा रही है। सब्जेक्टिविटी ज्यादा अच्छा स्रोत है नॉलेज का। अब आप बोलिएगा सर ये कैसा, ये तो गलत लग रहा है। देखो रिसर्च मेथड में ना, रिसर्च मेथड, साइकोलॉजी, ये सब ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे साइंसेज हैं जहाँ पे कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मॉरल वैल्यूज की बात नहीं है, मॉरल वैल्यूज में तो सही गलत होता ही है। पर अब ऑब्जेक्टिविटी सही है, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी चीज है या सब्जेक्टिविटी अच्छी चीज है, सही दोनों में से कौन है? अगर आप ये प्रश्न पूछते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने सही से नहीं समझा है रिसर्च को। किस सिचुएशन पे क्या अप्लाई होगा, हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सर्वाधिक अच्छे तरीके से उत्तर किस तरीके से निकाला जा सकता है, किस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जेक्टिव मेथड का, ऑब्जेक्टिव मेथड का, अलग अलग क्वेश्चन का। अब जैसे प्रेम विवाह के बारे में, ठीक है, 25 से 35 साल के युवाओं की क्या राय है? तो अब इसमें जो है आप ऑब्जेक्टिव मेथड लगा पाइएगा नहीं ना, सब्जेक्टिव मेथड ही लगाइएगा। इंटरव्यू लीजिएगा सबका या फिर किसी तरीके से कुछ बनाइएगा, कोई तरीका निकालिएगा इसको जांचने का। और फिर भी जब इसको सही तरीके से निकालना है स्टैटिस्टिकल डेटा के रूप में, 200 लोगों का आपने मान लीजिए इंटरव्यू करने का या कैसे भी डेटा कलेक्ट करने का एक उपाय निकाला, तो इसमें क्या चीज आएगी, सब्जेक्टिविटी आएगी। ऑब्जेक्टिव तरीके से आप कितना ही सैंपल देख पाइएगा और कैसे सैंपलिंग कीजिएगा, किस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिएगा कि हाँ किस केस को लें और किस केस को हम लोग नहीं लें। पूरी दुनिया ही ऐसे प्रश्नों पर क्या होती है, लगता है कि दो पार्ट में बढ़ जाती है। कोई कहता है कि गलत है, कोई कहता है सही है। अब विवाह तो विवाह है, चाहे कैसे भी कर लो, रिक्वायरमेंट तो एक ही होती है, सबकी बुनियाद तो एक ही होती है। बुनियाद में दिक्कत हो तो चाहे अपने मन से करो या कोई करवा दे, गड़बड़ होना है। और बुनियाद मजबूत रहेगी तो जैसे भी होना है सही सही रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, जोर किस पर है? जोर है कंस्ट्रक्टिविज्म में सब्जेक्टिविटी पर। और कमजोर कौन है? पुरजोर है सब्जेक्टिविटी और कमजोर है ऑब्जेक्टिविटी। जब व्यक्ति की बात हो, मनोविज्ञान में किसकी बात होती है, व्यक्ति की तो बात होती है। जब व्यक्ति की बात होगी तो व्यक्तिगत सच्चाइयों की बात होगी, व्यक्तिगत नॉलेज की बात होगी, बिलीफ की बात होगी, ओपिनियन की बात होगी। चलो मान लिया कि बिलीफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ठीक है, फिर भी तो हमारे समाज और हमारे रियलिटी की रचना में हमारे बिलीफ्स का कितना बड़ा योगदान है। जैसे मान लीजिए कि पुराने प्राचीन भारत में चले जाइए। हम लोग जब, बहुत प्राचीन तो नहीं, लेकिन छोटे में कभी कभी जो है ये चीज एक्सपीरियंस किए थे
90s किड्स, हम लोग उस टाइम पे टीवी वीवी उतना नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों में ना ये धारणा बहुत आम थी कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर आगे नहीं जाना है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा आगे। तो कई दफा हमने क्या देखा कि साइकिल से जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो एक बंदा रुक गया। अब पीछे से कोई आ रहा है, वो देखा कि एक रुका हुआ है और बेवजह रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, तो वो भी थोड़ा रुक जाएगा, पूछेगा क्या हुआ, अरे बिल्ली रास्ता काट दी। ठीक है, बदमाश आदमी रहेगा तो नहीं बताया कुछ नहीं, जैसे अगला बढ़ेगा और उसके बाद पीछे से जो है पहले दूसरे को जाने दिया, फिर आगे गया तो अगला समझ गया कि अरे राम, बिल्ली रास्ता काटता था इसीलिए रुका था। और ऐसे में क्या हमने देखा कि 2-3 लोग जो है एक-एक करके बारी-बारी से सब लोग रुक गए, वहाँ पे जमा होते गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा कि भाई जो रास्ता काटेगा अपशगुन उससे हो जाएगा, हम तो बच जाएँगे। तो ये चीज़ देखी, और उसमें से कोई उधर से आया जिसको कोई मतलब नहीं था, अपना जोश में आया और सीधे चला गया और सब लोग खुश हो गए कि हाँ, चलो, खुश होकर के अपनी बला टली, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि भले ही ये चीज़ फ़ॉल्स थी, भले इस चीज़ का फ़ॉल्स है या नहीं है, ट्रुथ से कोई लेना-देना हो या नहीं, इसका ऑब्जेक्टिविटी से कोई लेना-देना नहीं। ये चीज़ क्या है, पूरे के पूरे बिलीफ से आ रही है। लेकिन वो बिलीफ भी तो हमारी रियल लाइफ़ को, हमारे सामाजिक संरचनाओं को, हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है ना, हमारे ट्रुथ का पार्ट तो बनता ही है। तो यही चीज़ हम कहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसमें फ़ोकस क्या होगा? पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, निजी अनुभव। आज निधि नहीं है क्या क्लास में? सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? एक्सटर्नल होगा? नहीं, इंटरनल होगा। सर पर्सनल एक्सपीरियंस जो है तो सी नंबर ना हो जाएगा तब। सी मतलब? सी मतलब कि ऊपर में आप लिखाए थे ना, वही हाँ, 3 हाँ, मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप्स नहीं, हाउ इट वर्क्स ये जो लिखाए थे, ये वाला कह रहे हैं? नहीं नहीं, और नीचे। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, पे जो लिखा है। 3 मेन टाइप्स में पहला रियलिज्म है, दूसरे हाँ, में हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। कि इसका सोर्स ओके। ऑफ नॉलेज क्या है? इंटरनल है। रियलिज्म का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? एक्सटर्नल था। लिख देते हैं यहाँ भी, सोर्स ऑफ नॉलेज। और ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को जोड़ देता है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, रियलिज्म। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ बनाम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इस चीज की बात है। तो ऑब्जेक्टिव वाला भी एग्जांपल हम लोगों ने देख के समझ लिया, सब्जेक्टिव वाले का एग्जांपल समझ में लिया। अब देखिए उसको, रियलिज्म की जगह जो है इसको पर्सनलिज्म भी कहा जा सकता था, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी रियलिटी, अपनी चीजें हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। अब आपका जैसा बिलीफ होगा, ठीक है, आपका जैसा बिलीफ सिस्टम होगा, आप वैसी रियलिटी क्रिएट करेंगे। कल हमारे क्लास में एक छात्र ने पूछा कि गाना गाते हैं तो कोई हँसता है, कमेंट मार के चला जाता है, तो मारने दो, है ना? वो आपकी रियलिटी क्यों क्रिएट करेगा? आप खुद क्रिएट करो। और दूसरी चीज़ है कि आपकी कैसी सोच है, इस पर आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। अगर आपकी सोच जो है एक हेल्दी है, एक अच्छे वे में, मान लीजिए कि आपके में जेंडर बायस नहीं है, आप है ना, किसी जेंडर के बेसिस पे जो है आप लोगों में भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव वाली सोच नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ना कि बहुत जेंडर लेकर के बहुत विशेष कुछ ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सब लोग व्यक्ति ही हैं। इस तरीके की आप समतावादी सोच रखते हैं, तो क्या होगा कि आपको कभी भी किसी से मिलने में, बातचीत करने में हिचक नहीं होगी, आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना? आप बहुत आराम से, ना ऊधो का लेना, ना माधो का देना, अपने जगह पे एकदम आराम से हैं। ना ना किसी से डर लग रहा है, ना शर्मा रहे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि तो ये वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हम में जेंडर बायस है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हमने देखी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो आपका दृष्टिकोण होगा, ये आपकी सच्चाई को बताएगा।
तो आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की दुनिया को, ठीक है, अपनी चीजों को बना रहे हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म, अपने नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं अपने बिलीफ से। अब तीसरा जो चीज है ना, एक चीज कहते हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक कहते हैं लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप लोग सुने होंगे बहुत बार, और कहते और बहुत कम बार सुने होंगे लाइफ में प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैक्टिकल वर्ड तो बहुत ज्यादा चला हुआ है, प्रैग्मेटिक वर्ड उतना ज्यादा चला हुआ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषियों में प्रैग्मेटिक वर्ड ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल के मुकाबले। अब प्रैग्मेटिक क्या है, ये जो तीसरा टाइप है वो यही समझ लीजिए, प्रैग्मेटिज्म। इस शब्द का सही से अर्थ समझने और समझाने के लिए एक बार हम आप लोग को गूगल पे ले जाते हैं। जाओ जाओ खेल लो जाओ। क्या के लिए नहीं हो बोला मा, निकाल लीजिए। माई कौन रह गया क्या कश्यप का, अच्छा स्कॉलर पे हम सर्च करते हैं। व्यवहार मूलक इसको कहा गया, बाप रे, इसमें हाँ व्यवहारिक एक आप कह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिकल भी यूज किया था, लेकिन प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल में अंतर है। फिर हिंदी में कभी सही मीनिंग दिखा है और संतुष्ट हुए हैं हम, इंग्लिश में ही देख लिया जाए। यथार्थवादी, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल से मिलता जुलता, लेकिन क्योंकि हमारी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो हम बहुत क्लियर कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ड और प्रैग्मेटिज्म वर्ड दो अलग अलग शब्द है, और दोनों का मतलब भी अलग अलग है, मिलता जुलता है पर एक नहीं है ना, सेम सेम बट डिफरेंट, दोनों का अलग अलग जगह पे यूज होता है। जहाँ पे प्रैक्टिकल का यूज है वहां पे आप प्रैग्मेटिक का यूज नहीं कर सकते हैं, जहाँ प्रैग्मेटिक का यूज है वहां प्रैक्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों को मिला करके एक जैसा ही कर दिया, ठीक है, समझने के लिए। पर बहुत डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है अभी चर्चा करते हैं। तो क्या लिखे सर इसके हिंदी? प्रैग्मेटिज्म का हिंदी, रुकिए सर्च कर रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण कह सकते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिविज्म का भी देख लेते हैं। निर्माणवाद या रचनावाद कह रहा है इसको गूगल, एक बार आप लोग रिसर्च मेथड की बुक से भी देख के कंफर्म हो लीजिएगा। रचनावाद या निर्माणवाद, लेकिन ये व्यवहारिक व्यवहारवाद इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरिज्म है, समझ गए, तो इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण कहेंगे। अब प्रैग्मेटिज्म जो है प्रैक्टिकल से कितना नजदीक है, दोनों का लगभग एक जैसा अर्थ है। ये अर्थ है कि प्रैक्टिकली क्या किया जाना उचित है, कई बार जो चीज लॉजिकली उचित होती है वो प्रैक्टिकली उचित नहीं होती है, और कई बार जो चीज इमोशनली उचित होती है वो भी प्रैक्टिकली उचित नहीं होती है। तो कई बार प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि फुली लॉजिकल। अब प्रैक्टिकल वर्ड का इस्तेमाल किस वे में किया जा रहा है, ये इस्तेमाल करने वाला और उस वार्तालाप में उस कंटेक्स्ट को, है ना, उस संदर्भ को समझने वाले व्यक्ति
के ऊपर डिपेंड करता है ना? जैसे प्रैक्टिकल बात करो मतलब लॉजिकल बात करो, या फिर पैसे की बात करो, या फिर जो है चीटिंग, धूर्तता और फरेबी का कैसे इस्तेमाल किया जाए जीवन में सफलता पाने के लिए, उसकी बात करो। तो प्रैक्टिकल वर्ड को जब यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि कई उसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रैग्मैटिक वर्ड का जो अर्थ होता है, वो ये होता है कि एक व्यावहारिक मिला-जुला सा, है ना? एक बैलेंस और उचित लेने योग्य, करने योग्य निर्णय, ठीक है? या करने योग्य काम। तो प्रैग्मैटिज्म क्या है? अब दोनों देखें आप लोग, कंस्ट्रक्टिविज़्म और रियलिज़्म क्या है? 2 एक्सट्रीम्स हैं। दोनों एक-दूसरे को रिजेक्ट करता है, ठीक है? ये कहता है, रियलिज़्म कहता है मैं ही मैं हूँ, ठीक है? ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका तो ऑब्जेक्टिविटी है, हम सब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करते हैं। ये क्या कर रहा है? सब्जेक्टिविटी को खत्म कर रहा है, बाहरी स्रोत से नॉलेज ले रहा है, इंटरनल सोर्स को बिल्कुल नलिफाई कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो कह रहा है तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमसे तो केवल गलतियाँ ही होती है। कंस्ट्रक्टिविज़्म क्या कह रहा है? कि जो ट्रुथ है, मेरे लिए जो सत्य है, मेरे लिए जो जानकारी है, वो तो वही है ना जो मेरे अनुभवों से जनरेट हुआ है। अगर मैंने प्रेम स में धोखा खा लिया 2-3 बार, तो इसका मतलब है कि विश्व की सारी स्त्रियाँ जो है धोखेबाज हैं। तो मेरे लिए तो वही सत्य है। तो ये चीज़ जो है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरा सत्य तो यही हो गया। तो मेरे लिए तो यही ट्रुथ है। तो मुझे जो काम आएगा, मेरा जो अनुभव है, वो मुझे काम आता है, और अनुभव जनित तथ्य जो होता है, वही तो सत्य होता है। तो अब हमारा अनुभव ऐसा है, तो हमारे लिए ऐसा सच है। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में क्या होता है, नहीं होता, हमको नहीं पता, ठीक है? तो उससे हमको क्या लेना-देना? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, मेरे लाइफ में काम तो नहीं कर रहा है ना, तो लेट इट गो। कंस्ट्रक्टिविज़्म यही कहता है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात नहीं करता है, वो अपने-अपने सत्यों की बात करता है, ठीक है? और ये जो है ना, अपने-अपने सत्यों को नकारता है और कहता है कि सत्य सिर्फ एक है। तो ये 2 दृष्टिकोण हैं। इन दोनों दृष्टिकोण के बीच जो बैलेंस है, वो कहता है व्यावहारिक दृष्टिकोण, ठीक है? ये पंच है दोनों के बीच का, दोनों का झगड़ा सुलझा रहा है। ये कहता है कि देखो तुम दोनों वैलिड हो, ठीक है? तुम दोनों वैलिड हो और तुम दोनों का अलग-अलग दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, है ना? और तुम दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हो, तुम दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे आजकल की दुनिया में देखिएगा कि नारीवाद, फेमिनिज़्म ये वाली ये जो एक मतलब हवा उठी है, तो उसमें क्या हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसे दिखाया जा रहा है। उसके कारण ऐसी चर्चाएँ, ऐसे डिस्कशंस, है ना? ऐसे सेशंस और डिबेट्स हो रहे हैं, जहाँ एक-दूसरे के ऊपर आक्षेप-पटाक्षेप कर रहे हैं लोग, कि हाँ, कि क्यों स्त्रियाँ बेहतर हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, क्यों पुरुष बेहतर है, दोनों अपना-अपना तर्क दे रहे हैं। अरे भाई, जो एक व्यावहारिक और एक प्रैग्मैटिक अप्रोच है, कहने का ये मतलब है स्त्री और पुरुष क्या है? दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, कि मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छा हो। जब दोनों का दृष्टिकोण मिलता है, तब लाइफ में क्या होता है? बैलेंस क्रिएट होता है। अगर एक पुरुष में, है ना, उसके अंदर दया नहीं होगी, उसके अंदर ममता नहीं होगी, उसके अंदर सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं होंगी, तो क्या वो व्यक्ति परिपूर्ण कहलाने योग्य होगा? नहीं होगा। अगर वो जानवर जैसा ही करता रहे एकदम, है ना, जो पूर्णतः एकदम क्या बोलेगी, हमेशा ताकत की बात करता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? कि बैल कहेंगे। ये तो बैल है एकदम, इसको कुछ समझ में नहीं आता, हमेशा जुनून की बात, जोश की बात, ताकत की बात, है ना, ईगो की बात, आन की बात। अरे! इसमें ठंडक है ही नहीं इस आदमी में, है ना? इसका मूड बहुत कमज़ोर है। तो ये चीज़ हम लोग कहेंगे। डिमॉन कहा जाता है, डेमन। मॉन मतलब मून, डे मतलब नहीं। जिस व्यक्ति में मून की कमी होती है, मून के पावर की, चंद्रमा वाली शीतलता और वो वाली चीज़, फेमिनिन क्वालिटीज़ की कमी होती है, वो क्या होता है? डेमन। डेमन का मतलब राक्षस, असुर। तो ये चीज़ हमने देखा। अब सेम चीज़ अगर स्त्री में मानते हैं, ठीक है? अगर स्त्री में केवल भावनात्मकता हो और उसमें जो है ना थोड़ा-सा भी ये वचनबद्धता ना हो, उसमें कमिटमेंट ना हो, थोड़ा-सा भी लॉयल्टी वाली चीज़ें नहीं हो कि बस जहाँ भावना आई बह गई, मेरे में तो बस भावना ही भावना है, मेरे में बस कामना ही कामना है, थोड़ा-सा भी ठहराव नहीं है, थोड़ा-सा भी लॉजिक नहीं है, थोड़ा-सा भी असर्शन रीज़न नहीं है, कोई भी बुड़बक बना के चल देगा, है ना? हरा-बनाया साधु बन करके जो है बोला कि भीख दो, और हम बाहर निकल के हाथ पकड़ के खींच करके लेके चला गया, किडनैप कर लिया। तो क्या है कि दोनों क्वालिटीज़ क्या होती है, एक-दूसरे की पूरक है। इसी कारण से जब 2 लोग मिलते हैं, 2 दृष्टिकोण मिलता है, तो दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। पुरुष के जीवन में जो है थोड़ी-सी नरमी आती है,
और स्त्री के जीवन में जो है थोड़ा सा वो चीज आता है कि नहीं, बुद्धि ऐसे लगाया जाता है जैसे यार मर्दाना लोग बड़ा स्मार्ट होता है, बहुत ही ये होता है। हालांकि अब क्या होता है, अब सोसाइटी और हमारे रोल्स काफी एक्सचेंज हो गए, तो अब हम लोग ना एक कॉमन जेंडर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि भले ही हम लोग का बायोलॉजिकल जेंडर अलग हो, और मेंटल मेकअप लगभग लगभग क्या होता है, एक जैसा ही होता है शुरू से ही। क्योंकि अब लड़के भी लड़कियों वाला काम करने में नहीं सकते हैं, घर का काम है, माँ की हेल्प करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन ये वो करना है, हम लोग के लिए नॉर्मल बात है, आम बात है। लड़कियों के लिए भी लड़कों वाला काम करना, बाहर जॉब करना, निगोशिएट करना, इंटरव्यू देना, है ना, कन्फ्रंट करना, रेस लगाना, कॉम्पीट करना, ये सब चीजें नॉर्मल हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नॉन बाइनरी, दोनों जेंडर क्या हो रहा है, यूनाइट होकर के एक तरीके से उस तरीके का सामाजिक कंस्ट्रक्ट पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में, और वो पर्सनैलिटी नई जनरेशन के बच्चों को मिल रही है। तो ये प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण क्या कहता है, ये यही कहता है कि बैलेंस है दोनों का। ये कहता है कि दोनों, बैलेंस ऑफ बोथ, दोनों का बैलेंस करता है, और दोनों को कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। आप दोनों अच्छे हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे कि अब दो बच्चे हैं, समझिए कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। पेचकस दो तरह का होता होगा, आप लोग देखें। एक पेचकस ऐसे करके होता है, ठीक है, इस तरह के नट के खुलने का काम आता है, और एक पेचकस इस तरह के नट के खुलने के काम में आता है। अब दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि नहीं ये वाला पेचकस अच्छा होता है, एक कह रहा है ये वाला पेचकस अच्छा होता है। तो और आप एक एडल्ट जो है देख करके दो उस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं, तो आपको क्या आएगी, हंसी आएगी। आप बोलेंगे अरे पेचकस अच्छा बुरा क्या होता है, दोनों अच्छा है ना। जब जिस जो वाला नट रहेगा जैसे खोलने के काम में आएगा वैसा, तो पेचकस एक टूल है। दोनों है तो दोनों चीज है ना, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों का योगदान है। अब ये वाला नट खोलना है, ये वाला पेचकस लेके आएंगे तो अच्छे से खुलेगा नहीं, और इस वाले में प्लस वाला तो लगेगा नहीं। तो यही हिसाब है, बैलेंस पॉइंट का नाम है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, दोनों की सत्य दोनों में है, दोनों एक दूसरे को नकारता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब इसके बाद हम लोग एक टर्म को जानते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। सर 1 मिनट फिर बैक कीजिएगा तो थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, इसका हिंदी है ज्ञान मीमांसा। फिलॉसफी का ही ये भी पार्ट है। ठीक है, अब ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इंक्वायरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की इंक्वायरी मतलब नॉलेज के लिए ही तो हम लोग इंक्वायरी करते हैं। अब यहाँ नॉलेज की इंक्वायरी का क्या मतलब है सर, इंक्वायरी ऑफ नॉलेज। अब जो नॉलेज आया, ठीक है, कहीं से जो हमें नॉलेज आया, उस नॉलेज पे कितना भरोसा किया जा सकता है, उसमें कितना सोना है और कितना खाद है, समझे। उसका बाल की उसकी बाल की खाल निकालना, समझे। ज्ञान अगर निकला है, ज्ञान अगर आया है तो कैसे कैसे आया है, उसके आधार क्या है, और उसमें किन किन चीज जो आधार है, उन आधार में क्या मैं बोलिए। बोल रही थी आप थोड़ा पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, वो थोड़ा मेहमान आ गए घर में तो कुछ काम है कोई तो। बात नहीं, हम डाल देंगे पीडीएफ, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि ज्ञान मीमांसा में क्या है, इंक्वायरी ऑफ नॉलेज जो है, नॉलेज जो आया। अब नॉलेज का हम लोग सर्जरी करते हैं कि वो नॉलेज कहाँ से आया, क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कौन से सोर्स से आया। अब सोर्स क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है। अब नॉलेज क्या होता है, प्लूरल के रूप में नॉलेज को देखिए, ठीक है, प्लूरल, एक चीज नहीं, नॉलेज इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसीलिए हम इसको प्लूरल कह रहे हैं। तो वैलिड है कि इनवैलिड है, और वैलिड है तो कितना वैलिड है, कहाँ कहाँ वैलिड है, कब कब वैलिड है, और इनवैलिड है तो क्या पूरी तरह इनवैलिड है, या फिर
कोई कोई सिचुएशन में इनवैलिड है, पूर्णतः या आंशिक रूप से। दो शब्द, पूर्णतः या अंशतः। कैसे वैलिड है, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज की वैलिडिटी है हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद आधार क्या है नॉलेज का, बेसिस ऑफ नॉलेज क्या है, बेसिस ऑफ नॉलेज क्या है, क्या है, बिलीफ है क्या, बेसिस ऑफ नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या फिर कहीं सुनी बातें हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि ये 3 बेसिस हमने निकाले खोज करके, इन तीनों में जो आधार है किसका आधार कितना पुष्ट है, ठीक है, किस पे कितना रिलाई किया जा सकता है, आपने जो वर्ड बोला उसका क्या आधार है। ऐसी चीजों, इस तरीके के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल डिबेट्स ऐसी चीजों को क्या करना है कि देखना है, समझना है और जानकर समझकर तथ्य की खोज करना है। ये कहाँ होता है, अदालत में ज्यादातर। सबसे ज्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई भी एक अगर आदमी स्टेटमेंट देता है या कोई भी एक बयान देता है तो उस बयान पे पूरा क्या होता है, आप उसको साइंटिफिक वे में जब देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। एक अदालत करके एक शो आता था पहले, उसमें एक एक्टर रोनित रॉय आते थे, केडी करके नाम आता था, किस टीवी पे आता था हमको याद नहीं, हम केवल प्रचार देख के ही खुश जाते थे, उतना फुर्सत ही नहीं हुआ कभी टीवी देखने का। और हमको वो शो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें जिस तरीके से लॉजिक और रीजनिंग का यूज किया जाता था ना, एक्चुअल में एजुकेशन वो है। आप टीवी के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रहे थे। लॉजिक और रीजन का साहित्य में सबसे अच्छा उपयोग किया है। सारे रिसर्च मेथड को अगर आपको अदर देन कोर्स के पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मेरा नेचुरली रिसर्च मेथड मजबूत हो, मेरा नेचुरली लॉजिक या रीजन मजबूत हो, तो इसके लिए आप शेरलॉक होम्स को पढ़िए, ठीक है। शेरलॉक होम्स जो है, आर्थर कैनन डायल नाम के एक व्यक्ति थे, मिलिट्री के डॉक्टर थे और शायद डिटेक्टिव भी थे, है ना, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव भी शायद थे, इस बारे में कभी वो क्लियर नहीं किए। उस लेखक का नाम है आर्थर कॉनन डॉयल। इन्होंने एक किरदार बनाया जिसका नाम था शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स, ये शेरलॉक होम्स क्या था, ये डिटेक्टिव था, जासूस था। टीवी में मत देखिएगा इसको, टीवी में बर्बाद कर दिया है शेरलॉक होम्स को। शेरलॉक होम्स की जो पर्सनालिटी है, जो उसका साइंटिफिक रिगर है, जो उसके रिसर्च मेथड पे जो पकड़ है, जो विज्ञान पर और वैज्ञानिक सोच और दर्शन पे उसकी पकड़ है ना, वो अद्वितीय है। और इसी कारण से उस डिटेक्टिव से कोई ऐसा केस नहीं है जो कि सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो श्रीमान शेरलॉक होम्स है, इनकी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में किताबें आती है पर हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। कभी पॉकेट मनी बचा करके, है ना, मोबाइल वोबाइल का कवर या टेम्पर्ड ग्लास, इस सब का पैसा बचा करके या किसी कपड़े का पैसा बचा करके आप ले सकते हैं। 500 के अंदर ही आ जाएगा। इनकी कहानियों का संग्रह, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं शेरलॉक होम्स ने। और पढ़िएगा ना तो मजा आ जाएगा। मतलब वैसी कहानियां कहीं नहीं लिखी गई उतनी वैज्ञानिक ढंग से, एक एक चीज वैज्ञानिक है। और जब उसको आप पढ़िएगा और रिसर्च मेथड को जब पढ़िएगा और मिलाइएगा ना, तो बोलेगा कि भाई साहब, इस व्यक्ति का रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कितना ज्यादा पकड़ होगा कि उसने इस पे जासूसी कहानियां बना दी और उसका उपयोग करके हमारा नायक क्या कर रहा है, केसेस को सॉल्व कर रहा है। ऐसे ऐसे केसेस को सॉल्व कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या कैसे हुआ हो, किस किस तरीके से वो सॉल्व कर रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हम आप लोग को बता रहे थे। जिनको शौक हो ना, जरूर पढ़िएगा खाली टाइम में। ऐसे आपके हॉबीज होनी पास है बहुत। सर ये वाला बुक? हम पूरा बचपने में पढ़ गए। फोटो शेयर कर दीजिएगा तो ऊपर का। ठीक है, हम लिंक भेज देंगे इसका अमेजोन वगैरह पे, ठीक है। बुक तो है नहीं, बचपन में ही हम पढ़ते थे, छोटे में जब स्कूल में थे ना, तो उसी टाइम पे। तो किताबें तो है नहीं, अब पता नहीं इतनी पुरानी कहाँ होंगी, हम खोज के आपको भेज देंगे। हिंदी में, हिंदी वाला भेज देंगे ना, जी। ठीक है। तो ये चीज है, आप किसी बच्चे को भी, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है कोई आपके घर में,
उसको भी गिफ्ट कीजिए शेरलॉक होम्स। हाँ, अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल होती है शेरलॉक होम्स की किताबों की, लेकिन मजा आने लगता है फिर पढ़ते पढ़ते। और हिंदी है तो फिर हिंदी हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी वाला दे दीजिए, तो बचपन से ही ना उसकी बुद्धि बहुत तेज डेवलप होगी। उसने आर्थर कॉनन डॉयल सॉरी शेरलॉक होम्स ने क्या किया, इस किरदार ने, डिटेक्टिव ने हर जगह एम्पेरिकल मेथड का यूज किया, ऑब्जर्वेशन का यूज किया, कोरिलेशन का यूज किया, और कहानियों में इसको दर्शाया है। कहानी देख के कभी नहीं लगा कि रिसर्च मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन चूंकि आप रिसर्च मेथड पढ़े हैं ना, तो दोनों चीज आपका कनेक्ट होगा, तब लगेगा अरे यार, तो गजब। और पूरा शेरलॉक होम्स पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि पूरा रिसर्च मेथड, हर टाइप का एक्सपेरिमेंट, हर टाइप का व्यू, रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, सब कुछ आप पढ़ गए। बस खाली उन चीजों के का जो नाम है उस वो आपने नहीं जाना, बेसिक आइडिया सबका जान लिया। तो चलिए वापस हम लोग आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पे हम लोग आए, ठीक है। अब एपिस्टेमोलॉजी का जो है ना, दो दृष्टिकोण है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर भी दो दृष्टिकोण है, यानी ज्ञान मीमांसा के अंदर। एक को कहते हैं रैशनलिज्म, एक को कहते हैं एम्पिरिसिज्म। शेरलॉक होम्स पे मूवी जो बनी है ना, उसमें उसको बड़ा रंगरसिया टाइप का दिखा दिया, लेकिन पूरा का पूरा शेरलॉक होम्स का एक एक कहानी और एक एक उपन्यास सब कुछ हम पढ़ के बैठे हुए, उसका कैरेक्टर कहीं से भी वैसा नहीं था। लेकिन फिल्म वाले क्या है कि जब तक रंगरसिया नहीं बनाएंगे आदमी को, तो इनकी खुजली शांत होती ही नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, दो चीज है। अब रैशनलिज्म क्या है? अरे रैशनल थिंकिंग यानी लॉजिक, रीजन, है ना। कहते हैं इरेशनल बात कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा मित्र है, ठीक है, वो ठगा जाने के लिए बड़ा परफेक्ट मटेरियल है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्लास में भी मौजूद नहीं है। वो क्या करता है, कभी सोशल मीडिया पे जो ठग ठुग आते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे वैसे, उनका फैन हो जाता है। कभी वो कौन था, एक अभिनव बिंद्रा, है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, उसका फैन हो गया। अब अभिनव बिंद्रा एक बार आकर के क्या बोल रहा है कि मैं तो इस्कॉन टेम्पल में रहा, तो मैं ब्रह्मचारी था, ऐसे वैसे था, ये वो था। अब जो आदमी योग और ब्रह्मचर्य इन चीजों को समझेगा, वो तो अभिनव बिंद्रा को देखकर ही मुंह पे बोल दिया कि तुम में एक भी गुण नहीं है, ठीक है, साधक का एक भी गुण नहीं है, तुम कैसे स्पिरिचुअल पर्सन होने का दावा करते हो, तुम्हारे पर्सनालिटी में वो कामनेस दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब मेरा जो वो बंधु है, वो क्या है, इन चीजों के प्रति बड़ा गलीबल है। अब कभी किसी का स्पीच सुन लिया, स्टैंड, हाँ, कौन था भाई, फलाने यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, ये क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, तो गूगल का फाउंडर, इसका फाउंडर, उसका फाउंडर, कोई लोग अपना कॉलेज जो है पूरा नहीं किया, ग्रेजुएशन के टाइम पे ही छोड़ दिया, तो भाई वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था, ठीक है, एमआईटी का प्रोडक्ट था वो लोग, दुनिया की जो टॉप ब्रेन जहाँ पे पहुंचते हैं, और वो बच्चा अपने सिलेबस को सरपास कर गया। फर्स्ट ईयर में जो है 3 साल के सिलेबस को खा के खत्म कर गया, चाट के सरपास कर गया, तो बोला अब 2 साल हम क्यों बर्बाद करें डिग्री के पीछे, सब कुछ तो नॉलेज हमको हो ही गया, चलो फेसबुक बना देते हैं। फेसबुक बनाने वाले ने फेसबुक बना लिया। क्या सिलेबस ने उसको रोका? नॉर्मल लोग क्या करते? नॉर्मल लोग पहले वो करते, सिलेबस पूरा करते, फिर डिग्री होता, सिलेबस होता, फिर इंटर्नशिप होता, फिर जॉब होता, फिर एक्सपीरियंस होता, लगभग लगभग जो है 40 के अराउंड में आते, तब तक इतना स्किल और ट्रेनिंग और सब कुछ उनको मिलता, इतना नॉलेज हो पाता, जो कि जाके अपना कुछ एक स्टार्ट करते। लेकिन फेसबुक बनाने वाले क्या किया, कॉलेज गोइंग लड़का था, उसने उसी टाइम पे इतना डीप वर्क कर दिया, दिमाग इतना तेज था कि उसको बोला कि अब उस व्यवस्था से ऊपर बढ़ गया वो, बोला कि अब यूनिवर्सिटी ये सब सब मेरे लिए नहीं है, हम इससे कहीं आगे बढ़ गए, हम अब चीजें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उस लेवल पे उसने ड्रॉप आउट कर दिया एजुकेशन। और तुम जो है पीएनए कॉलेज का प्रोडक्ट, भूसिया कॉलेज का प्रोडक्ट, है ना, सबौर कॉलेज का प्रोडक्ट, चौड़ दे रहा है कि जो है, एक तो कॉलेज तुम्हारा सड़ा मरा हुआ है, ऊपर से तुम क्या सपना देख रहा है कि वो भी ड्रॉप आउट था तो हम भी ड्रॉप आउट, तो भाई कंपैरिजन भी तो ढंग का करो। तो नेटवर्क मार्केटियर ये लोग आप देखते हैं किस तरीके की चीजें करते हैं ना, अ, ये लोगों को सपना दिखाएंगे, बीएमडब्ल्यू से घूमेंगे, इससे घूमेंगे, उसके मतलब क्या कर लेगा, बीएमडब्ल्यू से घूम लेगा, अगर तुम तो हम मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, घूम तो दोनों सड़क पे ही रहे हो, हवा तो वही ले रहे हो, उसी गड्ढे में चल रहे हो। तो
क्या है कि सपना दिखाने वाली बातें नहीं, लॉजिक की बातें, रैशनलिज्म की बातें। अभी एक बच्चा फेमस हुआ है कोई गोलू मोलू सा, आप लोग देखें सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी, है ना? वो बोलता है हम कृष्ण के भक्त हैं ऐसे-वैसे, उसका भी बैंड बजा पड़ा हुआ है। जब उसके पीछे लोगों ने लॉजिकल और रैशनल दिमाग लगाया तो पता चला कि ये बच्चा तो चिकन खाते हुए निकला और उसके फादर ने अपने बच्चे को कंटेंट बनाने के लिए ऐसा किया था कि कंटेंट जनरेट होगा तो लखपति करोड़पति आराम से बन जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो है क्या होती है, लॉजिक और रीजन को डिफाई करती हैं, ठीक है? उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या है देखिए, लॉजिक और रैशनलिज्म में क्या कहता है कि माइंड की प्रधानता है, ठीक है? माइंड की प्रधानता है, माइंड लगाओ यार, लॉजिक लगाओ, सेंसेस की प्रधानता नहीं है, ये सेंसेस को नीचे गिराता है। नहीं, सेंसेस की प्रधानता नहीं है। जो फील हो रहा है जरूरी नहीं कि वही ट्रूथ हो। अब जैसे कुछ लोग देखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उस मुकाबले उनके जीवन में अगर आप देखिएगा अचीवमेंट का लेवल, मोटिवेशन बहुत है बट अचीवमेंट बहुत कम है। तो मोटिवेशन क्या है? एक तरीके का झूठ ही है। झूठ काम नहीं देता है जीवन में। काम देता है तगड़ा वाला सच। ऐसा सच जो मुँह पे तमाचा मारे और आपको सोने ना दे। और फिर जो है ना आप उस अपमान को और उस ग्लानि को सही करने के लिए काम करने के लिए निकले। यहाँ बंदर को जो है बंदर गया संदीप माहेश्वरी का जो है पूरा सुन लिया सेशन, 4 सेशन करके पूरा पंप हो गया, शेर को जाके ताल ठोक रहा है। शेर क्या करेगा? एक झापड़ में उसको जमीन पे डाल देगा नीचे में, ठीक है? तो दिस इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ लाई। झूठ है एक मोटिवेशन। आपको सफल होने के लिए झूठ का सहारा नहीं चाहिए। आपको वास्तविकता में जीना है और देखना है। तो सेंसेस अब मोटिवेट हो गए तो क्या हो गया, आपका सेंसेस पूरा हाइटेंड हो गया, यार जोश में आ गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 3 करोड़, 4 करोड़, पूरा बात करने लगे और यहाँ 10,000 का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है? उस 10,000 को भी पाने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, क्या करने हैं, वो भी पता नहीं चल रहा है। पूरा ये कर रहे हैं, हम अपने नीचे 3 को जोड़ देंगे, वो अपने नीचे 3 को जोड़ देगा। तो ऐसे चुटकुले सुना करके, है ना? कोट पैंट 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी में कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं और समझ रहे हैं अपने आप को कि हम जकरबर्ग हो गए। तो आपसे बढ़िया क्या हो जाएगा? गुपचुप वाला भी हंस देगा आपके ऊपर कि भाई मेरा भी महीने का 50,000 का कमाई है। तो हमने क्या देखा कि हमेशा बात करनी है किसकी है? रीजन की, लॉजिक की बात करनी है। कौन बात करता है? एपिस्टेमोलॉजी। जब ज्ञान मीमांसा की बात है, यानी कि ज्ञान, सोचे कि नॉर्मली लोग ज्ञान से ही फ्लैबरगैस्टेड हो जाता है। मतलब फ्लैबरगैस्टेड का मतलब है कि नहीं कहते क्रश हो गया, अरे यार ज्ञान कितना ज्ञान। अरे ज्ञान के स्रोत पे भी तो जाओ, ज्ञान के आधार पे भी तो जाओ। दिन भर रील देखने वाला आदमी भी हो सकता है कि अगर बुलक्कड़ होगा तो आपको लगेगा कि ज्ञानी है, ठीक है? तो कोई ज्ञानी नहीं है। वो क्या दिन भर रील देखते रहा, दिन भर रील देखते रहता है, तो बस जो कंटेंट उसने पाया वो कंटेंट उगलते रहता है जहां मनता। तो जब ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान का जो आधार है उसकी तह तक जाना है, उसको खोजना है, उसकी जड़ को ढूंढना है ना, इन्वेस्टिगेशन करना है। कैसे करेंगे? रैशनलिज्म के सहायता से, बिलीफ के सहायता से नहीं, सेंस की सहायता से नहीं। तो यही है रैशनलिज्म। अब एम्पिरिसिज्म क्या कहता है? रैशनलिज्म के एक एडवोकेट है बहुत बड़े, उनका नाम एडवोकेट मतलब समर्थक, ठीक है? ये वकील नहीं। रीन डेस्कार्टेस, मैथमेटिशियन और फिलोसफर। ये उस वक्त की बात है ना जब भी कोई साइंटिस्ट या कुछ नया बनाने वाला होता था ना, वो व्यक्ति फिलोसफर होता ही था, ठीक है? आज के टाइम में हम लोग क्या हो रहा है, टेक्निकल इन्वेंशन ज्यादा कर रहे हैं। तकनीक को कैसे इस्तेमाल करें, आज के वर्तमान समय में जो भी चीजें हमारी दुनिया में नई हो रही है, नोबेल प्राइज मिल रहा है, सब तकनीक के इस्तेमाल पर है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ पहले से नहीं था और हमने कुछ नया ढूंढ निकाला है। फाउंडेशनल रिसर्च, और वैसे करने के लिए आपको फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है। हमारे समय में फाउंडेशनल रिसर्च लगभग शून्य हो चुके हैं और अभी अंतिम जो फाउंडेशनल रिसर्च है वो कई, क्या बोलते हैं, 150 या 200 साल पहले किया गया था, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं हम लोग। हाँ, नजदीकी एकदम वो चीज आता है। सोचिए कि उसके बाद कितना कम हो गया है फाउंडेशनल, हम लोग टेक्नोलॉजी पे चले गए। तो क्यों? क्योंकि फिलॉसफी गायब हो गई। अब जो इन्वेंटर होते हैं, अब जो साइंटिस्ट होते हैं, वो फिलोसफर नहीं होते, वो ओरिजिनल थिंकर्स नहीं होते हैं। ये थिंकिंग का सिस्टम ही चला गया है ना। थिंकिंग को हम लोग समझते हैं कि कोई भी आदमी अगर थिंक करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कहते हैं ज्यादा मत सोचो। क्यों? सोचना अपराध है ना? झूठ बोलना अपराध नहीं है, लड़की छेड़ना अपराध नहीं है, लेकिन सोचना अपराध है। अगर कोई सोच रहा है तो आप सीधे कह रहे हो पागल है। क्यों? आपका कॉर्टिकल फंक्शन उतना वो चीज नहीं कर पाएगा। पर्सनलिज्म समझ में आ गया। एम्पिरिसिज्म पे आते हैं। इसके जो एडवोकेट है, ठीक है,
इसके लिए जो जिनका नाम लिया जाता है उनका नाम है जॉन लॉके, ठीक है। ये भी दार्शनिक है, इनका भी नाम, जिनका दर्शन पेपर रहा होगा ग्रेजुएशन में उनको ही पता होगा कि जॉन लॉक जो है बहुत बड़े फिगर है, डिस्कार्टिस भी बहुत बड़े फिगर है। अब ये क्या कह रहा है कि माइंड ऊपर है, सेंस नीचे है, लेकिन लॉके क्या कह रहा है, लॉके जस्ट उल्टा कह रहा है कि माइंड नीचे है, सेंस ऊपर है। ज्यादा इसने प्राथमिकता किसको दी, सेंस को प्राथमिकता दी। समझिए, एक कोना फिलोसफी का सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिएगा ये सब चीज पढ़ने में। एक बार मेरे साथ हुआ था, जिस टाइम इग्नू से हम कर रहे थे ना, तो बगल में हिंदी साहित्य वाले का सेंटर पड़ा था, और अपने वाले सारे क्वेश्चन में हम श्योर नहीं थे, लेकिन उसके हमको लग रहा था कि अगर हम हिंदी कर रहे होते, उसका एक एक ऑब्जेक्टिव से लेके एक एक सब्जेक्टिव का 100% एक्यूरेट सारा उत्तर हम जानते थे बगल वाले के क्वेश्चन का। तो फिलॉसफी क्या होता है, साहित्य से मिलता जुलता है और फिर रिसर्च से भी मिलता जुलता है, चीजें आपस में जुड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे अंतर हो रहा है दोनों। ये कह रहा है जॉन लॉके जो है, और जो जिन्होंने एम्पिरिसिज्म दिया, ठीक है, ये दृष्टिकोण दिया, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, माइंड तो चीजें क्रिएट भी करता है ना। माइंड का मतलब क्या है कि जो सेंसेस से जो जानकारी आई उसको माइंड अपना एक मीनिंग प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में 5 बच्चे हैं, पांचों की आंखों पर मैंने पट्टी बांध दी, ठीक है, और सबको एक हाथी के पास जो है बगल में ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब एक आदमी उसका कान छू रहा है, और मैं उसको पूछता हूँ कि बताओ क्या है, तो वो छू के क्या बोलेगा, बोलेगा ये तो सूप है लगता है। एक आदमी पूछ छू छू रहा है तो कह रहा है कि ये जो है ना, ये लगता है कि कोई नारियल का रस्सी है, कोई ऐसे करके। एक आदमी पैर पैर के पास है, आंख सबकी बंद है, वो पैर छू रहा है, वो कह रहा है खंभा है ये कुछ किसी प्रकार का। एक आदमी सूंड छू रहा है तो कह रहा है ये तो केला का थम लग रहा है। समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है, सेंस क्या कर रहा है, टच जो है सबको सेंस दे रहा है, और उस टच से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। मतलब सेंस से जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको माइंड अपने तरीके से प्रोसेस करके उसको एक डिफिनीशन दे रहा है। तो माइंड तो ट्रुथ देख नहीं सकता, ट्रुथ कहाँ लाई करेगा, सेंस में लाई करेगा, क्योंकि माइंड चीजों को कलर कर सकता है, माइंड चीजों को अलग तरीके से दिखा सकता है। माइंड क्या करा सकता है कि एक गंदी सी गुड़िया के ऊपर 4-5 पिन फेंक करके किसी के घर के आगे में फेंक दीजिए, तो माइंड जो है बौला हो सकता है कि अरे राम रे, किसी ने काला जादू किया, ऐसा वैसा, ठीक है, काला कपड़ा कपचन वपचन थोड़ा लगा करके माइंड उसको एक अलग मीनिंग प्रदान कर सकता है। जबकि सिर्फ ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के द्वारा जो है ना, वो मतलब पुरानी फटी चिटी गुड़िया हो, जिसका एक आंख वाँख निकल गया हो, मुंह में लिपस्टिक वगैरह थोड़ा घस दिया हो, क्योंकि आपने हॉरर मूवी में देखा है तो आपकी हालत खराब हो गई। अब बच्चे के काम का नहीं है तो किसी ने फेंक दिया, और किसी के लात वात से लग के आ गया आपके दरवाजे तक, और आपका दिमाग हो गया खराब, अरे यार ये क्या हो गया, भूत जी ऐसे वैसे 50-50 चीजें चलने लगी, काला जादू ये वो। अब कंधा कमर में दर्द नहीं भी है तो भी होने लगा, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, इसीलिए कंधा कमर में दर्द होना चालू हो गया। तो माइंड क्या कर रहा है, चीजों को क्रिएट कर रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं, सेंस को वरीयता देते हैं, ट्रुथ जो है सेंस से आएगा। तो सेंसरी एक्सपीरियंस को इन्होंने वरीयता दी, मान्यता दी। ऑब्जर्वेशन को मान्यता दी। ऑब्जर्वेशन कहाँ से करते हैं हम लोग, सेंसरी ऑर्गन से करते हैं। तो एम्पिरिसिज्म क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन की मदद लेता है। तो जो सेंसरी यानी कि ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को देख रहा है, सेंसरी तरीके से चीजों को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सच क्या है, जो दिखता है वही सच है। सच बराबर दृष्टिगोचर तथ्य, ठीक है। सत्य बराबर होता है दृष्टिगोचर से। अब दृष्टिगोचर में क्या चीज ध्यान देनी है, ये ध्यान देनी है कि दृष्टि क्या है, एक सेंस है। दृष्टि एक सेंस है। ये समझ गए, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, जो सुनाई पड़ता है, जो आंखों से दिखाई पड़ता है वही सच है। अब इसको जो है इंडक्टिव रीजनिंग से जोड़ सकते हैं हम लोग। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। और इसको जोड़ सकते हैं हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग से। यहां से कंसेप्ट निकला है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का।
देखिए हम लोग रिसर्च के पीछे गए तो हमें रीजनिंग मिला, रीजनिंग के पीछे गए तो हमें फिलॉसफी मिली, फिलॉसफी में 2 पार्ट मिले। तो चीजें कहाँ से शुरू हो रही है? फिलॉसफी से शुरू हो रही है। फिलॉसफी से डरना नहीं है, इससे प्रेम करना है, इसको बढ़िया से समझना है, स्थिरता के साथ। ऐसा नहीं कि चारों ऑब्जेक्टिव है सर जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, नेट का एग्जाम निकालना है हमको। डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें बढ़ते हैं हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अब देखिए एम्पिरिसिज्म पढ़े हम लोग, समझे तो लगा कि नहीं एम्पिरिसिज्म सही बोल रहा है। रैशनलिज्म था तो रैशनलिज्म जो है, लग रहा था कि रैशनलिज्म सही बोल रहा है, क्योंकि रैशनलिज्म क्या कहता है? रैशनलिज्म ये कहता है कि यार माइंड जो जगह है ना, माइंड ही तो लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करता है ना। और अगर कोई चीज सेंस के बेसिस पे हो रही है, कोई चीज फील हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रूथ हो। फॉर एग्जाम्पल, अब ठंड कितनी है, ठंड है या नहीं है, ये क्या है? ये एम्पेरिसिस्ट अप्रोच से अगर आप देखिए और रैशनलिस्ट अप्रोच से देखिए, दोनों अप्रोच से देखते हैं। आप बाहर निकले और आपने देखा ठंड कितनी है, तो अब क्या है, आपके बॉडी टेम्परेचर पर वो डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना ठंड महसूस होगा। ठीक है, अगर आपका बॉडी जो है वातावरण से ज्यादा ठंडा है तो क्या होगा? वातावरण से हीट लेगा। ठीक है, सॉरी, वातावरण ज्यादा गर्म है और आपके बॉडी जो है वातावरण से ज्यादा ठंडा हो गया, तो आपको क्या होगी? ठंड लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वातावरण से हीट आपके बॉडी में आ रहा है। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी है तो क्या होगा कि आपको ठंड कम लगेगी। क्या नहाने के बाद सर्दियों में जो है नहाने से ठंड कम लगती है? क्यों कम लगती है? क्योंकि हवा के मुकाबले जिस पानी से आप नहाते हैं उसका तापमान कम होता है। जब तापमान कम होता है, उस पानी को आप अपने शरीर पर डालते हैं तो आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है? पहले आपका शरीर गर्म था और बाहर का तापमान ठंडा था, तो आपके शरीर का ताप जो है, टेम्परेचर जो हीट है, वो बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि बाहर ठंडक है, तो आपको ठंड लग रही थी, है ना। अभी क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। अब आपके शरीर और बाहर के बीच का जो टेम्परेचर है, उसका जो गैप था, मान लीजिए कि आपका 38 डिग्री है शरीर, ठीक है, और बाहर जो है 25 डिग्री है, बहुत ज्यादा गैप है, 10 डिग्री से ज्यादा का गैप है, तो क्या हो रहा है? शरीर से टेम्परेचर तेजी से निकल रहा है। अब आपका शरीर भी जो है ना 26 डिग्री पे पहुंच गया, 1 डिग्री का फर्क है, तो अब बहुत धीरे धीरे हीट लॉस हो रहा है आपके बॉडी में। धीरे धीरे हीट लॉस हो रहा है तो इस कारण से आपको ठंड नहीं लग रहा है। इसी कारण से नहाने के बाद देखिएगा बहुत देर तक ठंड नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपके हीट लॉस की गति कम हो जाती है। ये तो सरल सा विज्ञान है, तो इसको हम लोग समझ गए। लेकिन अब किस व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये तो उसके फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, उसने कितना खाना खाया है, जो खाना खाया उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके सांस लेने की गति क्या है, सांस लेने में कौन सी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है। अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो ऑलरेडी टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा, गर्म होगा। चंद्र नाड़ी चल रही है तो बॉडी ठंडी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए जो डिटरमिन करता है कि बॉडी टेम्परेचर किसका कैसा होगा। अब प्रश्न क्या था? बाहर ठंडा है कि नहीं है, क्या वो सेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो माइंड पे डिपेंड कर रहा है कि माइंड जो है कैसे रिलेटिव चीजों को देख पा रहा है ना, कि टेम्परेचर बाहर का कितना है, अंदर का कितना है, इस पे हमको कितना फील हो रहा है। तो हर व्यक्ति को क्या होगा? ठंड अलग अलग फील होगा। जो नहा के आया होगा उसको ठंड कम लगेगी, जो नहा के नहीं आया होगा उसको ठंड ज्यादा लगेगी। जो नॉनवेज या जिसने गरिष्ठ खाना खाया होगा, ठीक है, उसको ठंड कम लगेगी। और जिसने शाकाहारी और कम गरिष्ठ खाना खाया होगा, लहसुन प्याज वगैरह जो नहीं खाते हैं, उनको ठंड ज्यादा लगी होगी। अब चलो इन चीजों को बराबर करते हैं। जिस व्यक्ति के दाहिने नाक से सांस ज्यादा चल रहा होगा, या वो जानता होगा इस ट्रिक को कि जब ठंड लगता है तो बायां नाक बंद करके दाहिना नाक से सांस खींचना चाहिए, तो उसका बॉडी टेम्परेचर कूल रहे, मतलब नॉर्मल रहेगा, कितने बहुत ठंड में भी कपकपी नहीं लगेगी। और जिसके थोड़े से ठंड में भी बाएं नाक से सांस ज्यादा चल रहा है, तो क्या होगा कि उसको ज्यादा ठंड लगने लगेगी हमेशा। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, है ना। जब आपको ठंड लगे आप चेक कीजिए कि बाएं नाक से ज्यादा सांस चल रही होगी, और थोड़ी देर तक बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस प्रैक्टिस को करेंगे तो बॉडी आपका गर्म हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा यूज किया जाता है ठंडा करने में। इन्हीं प्रैक्टिस का यूज करके
जो है ना, ये ट्रेनिंग किया जाता है सारे स्विमर्स लोगों को, जो स्विमिंग करते हैं लंबे लंबे टाइम तक पानी में रह के, उन लोगों को यूज किया जाता है ये चीजें। नेवी सील्स को, कमांडोज को, योगियों को, तिब्बत वगैरह ये सब में देखते होंगे बर्फ में जो है लोग एक कपड़ा लपेट करके घूमते रहता है पूरा आराम से, ये लोग मंक लोग सब। तो वही सब प्रैक्टिसेस हैं। अब शुरुआत में आप लोग करेंगे तो आप लोग को हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, कि एक नाक बंद करें खोलने के लिए। धीरे धीरे जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप बिना हाथ लगाए जो है ना एक नाक से खींच के एक नाक से छोड़ सकेंगे, है ना। नाक धीरे धीरे ट्रेन हो जाता है, अंदर के मसल्स को आप यूज करने लगते हैं, तो तब आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप सांस का काम कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आपको क्यों नहीं ठंडा लग रहा है, क्यों नहीं गर्मी लग रहा है, सब हाय हाय कर रहा है और आप चिल है। तो ये जो चीजें हमने देखी, किसकी वरीयता थी? माइंड की वरीयता थी। माइंड ने क्या किया? रिलेटिव चीजों को दिया। तो रिलेटिव चीजों को जब किया तो वरीयता किसकी हो गई? माइंड की हो गई। सेंसेस क्या है? अब सेंसेस डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे, उनका वैल्यूज अलग अलग था। अंतिम निर्णय किसने दिया? माइंड ने दिया। चार लोग हैं, चारों का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ किसको हमने देखा? एम्पेरिसिज्म में हमने देखा सेंस की बात को, कि यार माइंड तो अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकता है सेंस को। तो दोनों दृष्टिकोण क्या है? फिर कही है कि नहीं ये सही है कि ये सही है, नहीं, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। दोनों चीजों को देखने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, आगे फिर और हम लोग देखें।